नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 1999 में रिलीज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट नाम की फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया अपना नाश्ता वास्ता तैयार करो और आरामदायक स्थिति में आकर आप फिल्म की कहानी देखना शुरू करो। दोस्तों 1962 में यूएसए और सोवियत संघ के बीच संबंध अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण थे और अफवाहें थी कि सोवियत संघ जल्द ही परमाणु बम गिराएगा। अमेरिकी नागरिकों में दहशत फैल गई और उनके घर के पीछे बम शेल्टर के निर्माण एक आम बात हो गई। डॉक्टर कैल्विन अपने बंकर पर अतिरिक्त मेहनत करते हैं। इसे कई सालों तक चलने के लिए पर्याप्त आपूर्ति से भरते हैं। एक दिन कैल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं। चीजें ठीक चल रही होती हैं, जब तक कि वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी का प्रसारण नहीं देखते, जो घोषणा करते हैं कि वे सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहे हैं। विवरण नहीं है, लेकिन कैल्विन अभी भी घबराया हुआ है और सोचता है कि युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए वह सभी मेहमानों को बाहर निकालता है और अपनी पत्नी को बंकर में खींच लेता है। कुछ सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर से उड़ता है, लेकिन अचानक एक यांत्रिक खराबी का पता चलता है। जब यह कैल्विन के घर से टकराता है तो पायलट कुछ नहीं कर सकता और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बंकर में कैल्विन शोर सुनता है और सभी कंपन महसूस करता है, इसलिए वह मानता है कि युद्ध शुरू हो गया है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। वह हेलेन को समझाता है कि वह इसे मैन्युअल रूप से नहीं खोल सकता। दरवाजा 35 साल बाद अपने आप खुल जाएगा, जो कि वायुमंडल में परमाणु कणों के सामान्य होने का समय है। जल्द ही अधिकारी दुर्घटना से बचे मलबे की जांच करने के लिए पहुंचते हैं और चूंकि उन्हें जीवन का कोई सबूत नहीं मिलता है, इसलिए वे मानते हैं कि दुर्घटना में कैल्विन और हेलेन की मृत्यु हो गई है। दिन बीतने लगते हैं और कैल्विन घर जैसा महसूस करता है, लेकिन हेलेन को वहां से नफरत होती है। हेलेन अब प्रेग्नेंट है और अपने पति की मदद से वह एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और उनका बेटा एडम एक होनहार छोटा बच्चा बन जाता है। कैल्विन उसे वह सब कुछ सिखाता है जो वह जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम देश का पुनर्निर्माण करेगा और उसका पुराना गौरव वापस लाएगा। सभी बुनियादी स्कूली विषयों के अलावा कैल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच बोलना और स्टॉक मार्केट को संभालना भी सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम करना और यहाँ तक कि डांस करना भी सिखाती है। कैल्विन एडम को बेसबॉल कार्ड का अपना संग्रह भी उपहार में देता है और उसे खेल के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में थोड़ी परेशानी होती है। दोनों माता पिता उन्हें बहुत अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटे के सामने कभी गाली नहीं देते, जो बड़ा होकर बहुत भोला और आश्रय में रहने वाला है। परिवार आसानी से अपने दैनिक जीवन के अनुकूल एक दिनचर्या पा लेता है, जो उन्हें मिनी मार्ट में खरीदारी करने, टैंक में नकली मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाने की अनुमति देता है। उनके पास पढ़ने, गेम खेलने और आराम करने के लिए एक लाउंज क्षेत्र भी है। इस बीच उनके ऊपर वह जमीन जो कभी उनका घर हुआ करती थी, बेच दी जाती है और वर्षों में कई तरह के व्यवसाय बन जाती है। पहले यह एक भोजनशाला थी, फिर एक पिज्जेरिया और बाद में एक नाइट क्लब। 1995 में एडम 33 वर्ष का हो जाता है और उसे अपने माता पिता द्वारा खुद बनाए गए उपहार मिलते हैं। जब वह मोमबत्तियां बुझाता है तो वह एक दिन सही साथी खोजने की इच्छा रखता है। हेलेन बताती है कि केवल 2 साल बचे हैं और कैल्विन कहता है कि जब समय आएगा तो उसे इस जगह की याद आएगी, जिससे हेलेन अपनी निराशा को बाहर निकालने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। 1997 में 35 साल आखिरकार खत्म हो जाते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बाहर निकलने के लिए उत्साहित है, लेकिन कैल्विन उन्हें बताता है कि उसे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित जांच करनी चाहिए कि यह सुरक्षित है। रेडिएशन सूट पहनने के बाद वह लिफ्ट से बाहर निकलता है और एक परित्यक्त इमारत में दिखाई देता है, जो नशे में धुत भिखारियों के झुंड का घर बन गई है। मेलकर को जमीन से चमकते हुए आदमी के उभरने का दृश्य देखकर इतना झटका लगता है कि वह बेहोश हो जाता है। फिर कैल्विन इमारत से बाहर निकलता है, लेकिन सभी बदलावों को देखकर चौंक जाता है। हर जगह भित्ति चित्र हैं, लोग बंदूकों को ऐसे संभाल रहे हैं जैसे कि वे खिलौने हों। वयस्कों के स्टोर ऐसे सामानों से भरे हुए हैं जो उसे घृणास्पद लगते हैं और अजीब दिखने वाले लोग जिन्हें वह बोलते समय समझ नहीं पाता। भयभीत कैल्विन वापस बंकर में जाता है और बताता है कि हालांकि हवा सांस लेने लायक है, लेकिन पड़ोस अभी भी पागल म्यूटेंट से भरा एक सर्वनाश के बाद का बंजर भूमि है। वह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में ही रहना चाहिए और उसके शब्दों के कारण हेलेन आखिरकार भड़क जाती है। वह उस पर चिल्लाती है और बताती है कि वह बंद होने से कितनी परेशान है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में आना कितना महत्वपूर्ण है। कैल्विन अपना मन बदलने से इनकार करता है और इस बहस के कारण उसे दिल का दौरा पड़ता है। कैल्विन के बीमार होने और आपूर्ति लगभग खत्म होने के कारण हेलेन ने एडम को कुछ सालों के लिए पर्याप्त भोजन लाने के लिए बाहर भेजने का फैसला किया। वह उसे कुछ नकद और खरीदारी की सूची देती है और उसे हॉलिडे इन में रहने और एक स्वस्थ लड़की पर नजर रखने के लिए कहती है। एडम के जाने से पहले कैल्विन उसे वयस्क वीडियो स्टोर में प्रवेश न करने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें विकिरण के हानिकारक स्तर हैं। एक बार जब वह पैकिंग कर लेता है तो एडम आखिरकार बाहर जाता है और पाता है कि मेलकर ने कैल्विन के परिवार की पूजा करने के लिए लिफ्ट
लिफ्ट के आसपास एक छोटा सा मंदिर बनाया है, उन्हें पवित्र प्राणी मानते हुए। एडम बाहर जाता है और बहुत सी चीजों को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है। अद्भुत आकाश, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि दूसरे लोग भी जो उसे अजीब मानते हैं। वह हर छोटी छोटी बात पर उत्साहित हो जाता है और अपने पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को नमस्ते कहता है। जब वह किसी अश्वेत महिला का अभिवादन करता है तो गलती से उसे गाली दे देता है क्योंकि वह किसी और रंग की त्वचा को देखकर बहुत उत्साहित होता है। जब वह एडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वह अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में वह बस में चढ़ जाता है और मशीन को हिलते हुए देखकर बहुत डर जाता है। जब वह दूसरे यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो वह पुराने शब्दों का इस्तेमाल करता है और कोई भी उसे समझ नहीं पाता है, इसलिए वे भी उसे अजीब समझते हैं। आखिरकार एडम किराने की दुकान पर पहुंच जाता है और सूची से सभी सामान उठाना शुरू कर देता है। कसाई समझाता है कि अगर वह बड़ा ऑर्डर करता है तो उसे उसके घर तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे बंकर में वापस जाने का कोई विचार नहीं है। घबराकर वह दुकान से बाहर निकलता है और बंकर की तलाश में दिन भर अलग अलग बसों में घूमता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं, इसलिए वह अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में जाता है। दुकान मालिक बता सकता है कि ये पुराने और कीमती कार्ड हैं, लेकिन एडम को बताने के बजाय वह सिर्फ $500 में पूरा पैक खरीदने की पेशकश करता है। एडम के स्वीकार करने से पहले दुकान की सहायक ईव उन्हें बीच में रोकती है और एडम को बताती है कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है क्योंकि उनमें से प्रत्येक कार्ड की कीमत $4000 से $6000 के बीच है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और मौके पर ही नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। एक बार जब वे दुकान से बाहर निकलते हैं तो एडम ईव से उसे हॉलिडे इन में ले जाने के लिए कहता है। पहले तो ईव मना कर देती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड से भुगतान करने का वादा करता है तो वह तुरंत अपना मन बदल लेती है। सवारी के दौरान एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने चुनता है, जो ईव को बहुत अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है वह बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वह खिड़की से देखता है तो वह 18वीं मंजिल से दिखने वाले दृश्य को देखकर चौंक जाता है। फिर वह रंगीन टीवी देखने का आनंद लेता है। वह सूर्योदय देखने के लिए बहुत जल्दी उठना भी सुनिश्चित करता है। आश्चर्य! अगली सुबह ईव होटल में एडम से मिलने जाती है ताकि उसे कार्ड वापस दे सके क्योंकि उसे इतने सरल काम के लिए इतना अधिक भुगतान किए जाने पर अपराध बोध होता है। फिर वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एक प्रस्ताव देकर रोक देता है। वह उसे अपना सहायक बनने के लिए पैसे देगा और वह बंकर के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने में उसकी मदद कर सकती है। ईव सहमत हो जाती है और वे 2 और वर्षों तक चलने वाली पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक साथ खरीदारी करते हैं। इस प्रक्रिया में कई ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम उसे यह बताकर भी चौंका देता है कि वह एक पत्नी खोजना चाहता है। खरीदारी करने के बाद वह एडम को अपने घर ले जाती है और वह उसके रूम में ट्रॉय से मिलता है, जो एडम से ढेर सारे सवाल पूछना शुरू कर देता है। जब वह देखता है कि वह सभी तकनीक से कितना हैरान है, एडम झूठ बोलता है, कहता है कि वह अलास्का से है और वह एक व्यावसायिक यात्रा के लिए यहाँ आया है। इस बीच हेलेन बहुत उत्सुक है और लिफ्ट में चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है वह मिलकर और उसके दोस्तों को खौफनाक होते हुए देखती है और तुरंत वापस चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय ने फैसला किया कि एडम को फैशन मेकओवर की जरूरत है, इसलिए वह उसे एक नया पहनावा देता है जिससे वह और भी सुंदर दिखाई दे। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नए अनुभवों पर ले जाते हैं, जैसे आधुनिक संगीत पर नृत्य करना, स्केटबोर्डिंग करना और समुद्र देखना। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वह बिना किसी परवाह के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे एक बेसबॉल गेम भी देखने को मिलता है और आखिरकार उसे समझ में आता है कि उसके पिता को यह इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर बारिश शुरू हो जाती है और एडम उसके नीचे खड़ा होकर विस्मय में डूब जाता है। जब ईव उसे देखने आती है तो एडम अपनी खुशी साझा करने के लिए उसे गले लगाता है और कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। एक शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पत्नी खोजने के लिए एक पुराने स्कूल के स्विंग क्लब में ले जाते हैं और वे उससे कहते हैं कि वह बस वैसा ही रहे जैसा वह है। क्लब की महिलाएं तुरंत एडम के मधुर व्यक्तित्व, सम्मानजनक व्यवहार और सुंदर दिखने की ओर आकर्षित हो जाती हैं। ईव की प्रतिद्वंद्वी जल्दी से उसका ध्यान आकर्षित करती है और वे साथ रहने लगते हैं, जिससे ईव ईर्ष्या करती है। वह एडम को एक तरफ खींचती है और उससे कहती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला की जरूरत है, न कि एक बदचलन महिला की। इसके बाद एडम एक और लड़की को डांस करने के लिए कहता है और वे डांस फ्लोर पर कब्जा कर लेते हैं। अपने अद्भुत नृत्य कौशल
पोटेंशियल से सभी को प्रभावित करते हैं। ईव अपनी ईर्ष्या को अनदेखा करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व प्रेमी से बात करती है जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। हालांकि एडम अपने मुक्केबाजी के पाठों का उपयोग करके उस लड़के को जल्दी से डरा देता है। सारे नाटक से परेशान होकर ईव क्लब छोड़कर अकेली घर चली जाती है। जब ट्रॉय आता है तो वह उसे बताता है कि एडम उसके प्रतिद्वंद्वी के साथ क्लब से चला गया है, जिससे ईव को एहसास होता है कि वह एडम से प्यार करती है और उसे खोजने के लिए बाहर निकलती है। वह कार में बैठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाती वह खिड़की पर किसी के दस्तक देने से चौंक जाती है और जमीन पर गिर जाती है। एडम ही उसे अंदर ले जाता है और उसकी चोट पर मरहम लगाता है, जबकि उसे समझाता है कि उसे दूसरी लड़कियों को अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। एडम ईव के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है और वे आखिरकार किस करते हैं। अब जब वे साथ हैं तो एडम आखिरकार ईव को अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है, यह तथ्य जोड़ते हुए कि वह ईव से शादी करना चाहता है ताकि वह उसके साथ बंकर में रह सके। हालांकि ईव को लगता है कि वह वास्तव में एक पागल आदमी है और तुरंत उसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को गाड़ी चलाना सिखाते हुए शहर के चारों ओर ले जाता है। अचानक एडम को पहले से ही एडल्ट वीडियो स्टोर दिखाई देता है और वह सड़क पर चलता हुआ अपने बंकर के ऊपर की इमारत को ढूंढता है जहां मेलकर ने लिफ्ट के इर्द गिर्द एक पूरा धर्म शुरू कर दिया है। उत्साहित होकर वह ईव को खबर देने के लिए वापस भागता है, लेकिन वहां दो मनोचिकित्सक उसका इंतजार करते हुए मिलते हैं। पहले तो एडम सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई रास्ता दिखता है वह भाग जाता है, जबकि एक डॉक्टर उसका पीछा करता है। दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ईव उसे रोक देती है और महसूस करती है कि उसने जो किया वह गलत था। उस पल एडम उसके पास दौड़ता है और उसे अपने होटल की चाबियां देता है ताकि वह कार्ड से बिल का भुगतान कर सके। फिर वह अपने किराए के ट्रक में भाग जाता है। इस प्रक्रिया में गलती से डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचते हैं और 60 के दशक में बनी कई चीजें ढूंढते हैं। केल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट का जिक्र करना तो दूर की बात है, जिनकी कीमत अब लाखों डॉलर है। इन चीजों से उन्हें एहसास होता है कि एडम ने उन्हें सच बताया था। इस बीच एडम आखिरकार बंकर में लौटता है और अपने माता पिता को 2 सप्ताह तक न देखने के बाद गले लगाता है। वह उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया बहुत प्यारी है और उनके लिए सामान लाता है जिसे मेलकर और उसके दोस्त लाद रहे हैं। ईव वापस एडम को खोजने के लिए बेताब है, इसलिए ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर में ले जाता है और वे फर्श पर पैर पटकना शुरू कर देते हैं, यह सोचकर कि वे वहां बंकर में मिल सकते हैं। जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिला और वे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय वे एडम को पड़ोसी इमारत में प्रवेश करते हुए देखते हैं। ईव तुरंत उसे चूमने और गले लगाने के लिए उसके पास जाती है और एडम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। केल्विन और हेलेन ईव को बहुत पसंद करते हैं और वे साथ में डिनर करते हैं। केल्विन एडम को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में बात करने के लिए भी देता है। हालांकि नए जीवन की कोई भी योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। अगले हफ्तों के दौरान एडम और ईव केल्विन के स्टॉक बेचते हैं और देश में एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर के समान दिखता है। मेलकर भी सफाई करने के बाद मदद करता है और आखिरकार शराब पीना छोड़ देता है। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो एडम अपने माता पिता को घर ले आता है। इस तरह से वे धीरे धीरे नई दुनिया के अभ्यस्त हो सकते हैं। बाद में जब हेलेन और ईव डिनर तैयार करते हैं तो एडम आखिरकार केल्विन को बताता है कि कभी भी परमाणु युद्ध नहीं हुआ था, कि बम वास्तव में एक विमान था जो उनके घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सोवियत संघ का पतन हो गया था। केल्विन इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और किसी भी स्थिति के लिए एक नया बंकर बनाने की योजना बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।